गुड मॉर्निंग बच्चों। इस चैप्टर में अभी तक हमने एक कहानी पढ़ चुकी है कि कैसे पुलिस और वकील जज मिल के किसी क्राइम को संभालते हैं। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि पुलिस का क्या रोल होता है जब किसी भी वायलेंस की इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है। और इसी में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई पुलिस हमें अरेस्ट करती है तो आर्टिकल 22 के तहत हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है। और ये भी पढ़ा था कि एफआईआर जब कोई लिखाता है तो उसके अंदर क्या क्या किया जाता है। अब पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब जब हम कोर्ट में जाते हैं, जब हमारा पेशी वहाँ पे होती है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वहाँ पे क्या रोल होता है। ठीक है। अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग। मतलब अगर हम कोई भी क्राइम करते हैं तो वो समाज के लिए गलत माना जाता है। What is meant by this is that it is considered to have been committed not only against the affected victim but against society as a whole। ठीक है। अगर कोई कुछ भी क्राइम करता है तो उसका मीनिंग सिर्फ यही नहीं है कि जिसके अगेंस्ट ये क्राइम किया गया है सिर्फ उसी को इससे अफेक्ट पड़ता है। इसका इफेक्ट पूरे समाज पर पड़ता है। मान लो कहीं पे किसी का खून हुआ। ठीक है। तो जिसका खून खून हुआ उसको और उसके घर वालों को तो फर्क पड़ा ही, लेकिन वहाँ पे जितने भी लोगों ने उसको सुना, जिन जिन लोगों ने भी उसको देखा, उस पे उसका एक इफेक्ट पड़ा। समाज में डर बढ़ जाता है। ठीक है। तो सिर्फ एक या दो लोग पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, पूरे समाज पे किसी भी क्राइम का इफेक्ट पड़ता है। डू यू रिमेम्बर द केस ऑफ द डाउरी डेथ ऑफ सुधा डेट वाज रीड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर। इसके पहले वाले चैप्टर में दहेज के लिए हमने सुधा की डेथ का भी हमने पढ़ा था। द केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड Lakshman and his family was presented by the state. That is why the case was called State Administration versus Lakshman Kumar and others। ठीक है। जो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि उसकी सास, उसके पति और उसके पति के भाई को भी गिरफ्तार किया गया था। तो पहले जो छोटी कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, फिर उसके अपर कोर्ट में उस केस उसका लड़ा गया था। तो ये सब चीज़ें भी इसी में आती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है इन द कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है। अगर किसी क्राइम के खिलाफ, ठीक है, अगर कोई वकील खड़ा होता है। ठीक है। देखो जैसे मेरे से कोई क्राइम हुआ, ठीक है, या मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया गया है। ठीक है। तो मेरी तरफ से जो वकील खड़ा होगा उसे हम कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है। The role of the prosecutor being once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court, she has no role to play in the investigation. The prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the state. As an officer of the court, it is her duty to act impartially and present the full and material fact, witness and even evidence before the court to enable the court to decide the case। ठीक है। देखो जब पुलिस किसी भी केस की फाइल की चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश करती तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम वहाँ से शुरू
होता है वो जज के सामने हर एक चीज़ पेश करता है। क्या फैक्ट था, क्या चीज़ें वहाँ से हमें मिली, किन लोगों ने उस चीज़ को देखा था। ठीक है, मीन्स वो हर एक काम जो बिना किसी के भेदभाव में आके किया गया हो कि हाँ वो किसी एक के साइड नहीं रहेगा। ठीक है, जैसी चीज़ें हुई थी वो सब जज को बताएगा। ठीक है, ये होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम। जो यहाँ पे वर्ड है ना इम्पार्शली, इसकी मीनिंग यही है कि किसी का पक्ष ना लेते हुए वो सब चीज़ें जैसी पुलिस के द्वारा उसे मिली है वो जज को बताएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज। अब यहाँ पे जज का क्या रोल है जब कोई क्राइम करता है तो। ठीक है, द जज इज लाइक अ अंपायर इन अ गेम एंड कंडक्ट द ट्रायल इम्पार्शली एंड इन एन ओपन कोर्ट। ठीक है, जज एक अंपायर की तरह है जो लास्ट में फैसला सुनाता है। ट्रायल को पूरा सुनकर बिना किसी का पक्ष लिए जो चीज़ें उसको बताई जाएंगी जज उसको सुनेगा, समझ के बिना किसी का पक्ष लेते हुए जो जो सही है उसको सही बताएगा और जो गलत है उसको वो सज़ा देगा। ये जज का काम है। द जज hears all the witness and any other evidence presented by the prosecution and the defense। ठीक है, जज सुनेगा जो उसका दोनों वकील होंगे, जो एक एक डिफेंस में होगा और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। ठीक है, द जज डिसाइडेड वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रेजेंटेड एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। देखो, जज डिसाइड तब करता है कि कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं, वो इस बेस पे करता है कि उसके खिलाफ क्या सबूत पेश किए किए गए हैं और लॉ के हिसाब से उस व्यक्ति ने क्या क्राइम किया है और लॉ के मुताबिक उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने किसी की चोरी की तो उसको वो दे देगा, फांसी दे देगा। ठीक है, वो सिर्फ लॉ के हिसाब से अगर किसी ने किसी की सामान की चोरी की है तो हो सकता है उस पर फाइन हो सकता है कि उसको कुछ साल की जेल हो। ठीक है, ना कि उसको कोई बड़ी सज़ा वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो हर क्राइम की एक फिक्स सज़ा होती है और जज उसी को लॉ के हिसाब से जो सज़ा फिक्स है वो उसे दी जाती है। इफ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन द जज pronounces the sentence. He may send a person to jail or impose a fine or both depending on what the law prescribe। ठीक है, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, जज उसको जेल भी भेज सकता है या फाइन भी ठोक सकता है या फाइन और जेल दोनों एक साथ उसको दे सकता है जैसा लॉ में लिखा होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं व्हाट इज़ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल मीन्स जज जब किसी ने क्राइम किया और उस क्राइम किए हुए पर्सन को जज के सामने लेके जाता है ना, उसको हम कहते हैं कि अब उसकी सुनवाई होगी। ठीक है, अब व्हाट इज़ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल मीन्स उसकी सुनवाई अच्छी तरीके से होनी चाहिए, मीन्स किसी का पक्ष लेके नहीं होनी चाहिए। ठीक है, let us for a moment imagine what might have happened if the judge decided to try Shanti case very differently. What if the court did not give a copy of charge sheet and statement of witness to Shanti? What if
he held the trial in a secret location where neither Shanti or Sushil were present. What if he did not give Shanti lawyer Advocate Roy enough time to question the witness of a prosecution such as Mrs. Shinde and instead had already decided that Shanti was guilty? If this happened, then it would be case of a unfair trial. क्या होता अगर जो शांति वाला केस था उस केस में शांति को चार्जशीट और एफआईआर की कॉपी मिली ही ना होती? क्या होता कि कोर्ट में ना ले जाकर उसको कहीं ऐसी खुफिया जगह पे ले जाके जहाँ पे शांति और सुशील दोनों ना होते और वहाँ पे उनका केस हैंडल किया जाता? व्हाट इफ अगर शांति को एडवोकेट ही ना दिया जाता? ठीक है। और क्या होता कि रॉय जो शांति की वकील थी उसको किसी से बात करने की परमिशन दी ही ना जाती? तो हम इसको कहते कि ये फेयर ट्रायल नहीं है, ये अनफेयर है। दिस इज बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर हैव टू बी ऑब्जर्व। ठीक है। अब जो किसी की सुनवाई है वो सही हो उस चीज़ के लिए अलग अलग कदम उठाए जाते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट ऑफ लाइफ state that a person's life or liberty can be taken away only by following reasonable and just legal procedure। आर्टिकल 21 के तहत ये लिखा गया है कि सरकार उस पर्सन को ये गारंटी देती है कि उसके साथ गंदा भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्लस उसकी लाइफ को कोई भी खतरा नहीं होगा जब तक उसका ट्रायल चल रहा है। A fair trial ensure that Article 21 on the Constitution is upheld। ठीक है। ये आर्टिकल 21 के तहत एक फेयर ट्रायल कराई जाती है। Let us now return to Shanti case as described in the storyboard and identify the essential element of a fair trial। अब एक बार फिर से शांति का जो केस था उसको फिर से देखा जाए और उसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जिससे हमें ये पता चला कि उसकी जो सुनवाई थी वो फेयर थी, वो सही थी। कैसे? Firstly, Shanti was given a copy of a charge sheet and all other evidence that the prosecution presented against her। ठीक है। पहली बात, शांति को उसके चार्ज शीट की और एविडेंस की सारी फोटोकॉपी दी गई थी उसके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के द्वारा। ठीक है। Shanti was charged with the offense of the theft that was defined as a crime in the law। ठीक है। उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम था जो लॉ के अकॉर्डिंग क्राइम था। The trial was held in an open court in public view। ठीक है। जो उसका ट्रायल किया गया था वो एक ओपन कोर्ट में था कि वहाँ पे कोई भी चीज़ छुपाई नहीं गई थी और वहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद थे। हर ब्रदर सुशील कुड अटेंड द कोर्ट हियरिंग। उसका भाई भी उस कोर्ट में आया हुआ था। द ट्रायल वॉज हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज। शांति वॉज डिफेंडेड बाय अ लॉयर। ठीक है। शांति के खिलाफ जो ये केस लड़ा जा रहा था तो उसे भी एक लॉयर दिया गया था खुद को डिफेंड करने के लिए। शांति's lawyer advocate Roy was given an opportunity to cross
एग्जामिन ऑल द प्रोसिक्यूशन विटनेस। ठीक है, शांति के खिलाफ जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो गवाह पेश किए थे, तो शांति की जो वकील थी रॉय, उसे भी ये मौका दिया गया कि वो उनसे पूछताछ फिर से कर सकती है। एडवोकेट रॉय वॉज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेस इन शांतिज डिफेंस। और फिर रॉय को भी ये अधिकार दिया गया, ये चांस दिया गया कि वो भी शांति के पक्ष में कुछ गवाह पेश कर सकती है। तो ये सब पॉइंट्स है जिनसे हमें पता चलता है कि जो शांति का केस था उसमें फेयर ट्रायल हुई थी। Although the police filed a case of theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent। ठीक है, तो फिर जब लास्ट में जज को पता चला कि शांति ने कोई जुर्म नहीं किया है, वो इनोसेंट है, it was the responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty। ठीक है, चलो ये तो काम था पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कि वो ऐसे पक्ष पे करे जिससे ये डाउट था कि शांति ही गिल्टी है, मीन्स जो चोरी की है वो शांति नहीं की है। ठीक है, ये तो उसका काम था वो सारे डाउट को बताना। इन दिस केस द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू डू सो। और इस काम में जो उनके विरुद्ध में जो वकील था वो इस काम को कर नहीं पाया। लास्ट में शांति को इनोसेंट प्रूव कर दिया गया था। इट इज सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइडेड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस बिफोर द कोर्ट। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो जज है वो जो अपना फैसला होता है वो लास्ट में बताता है जब वो सारे एविडेंस को देख सुन चुका होता है तब। The judge did not jump to the conclusion that Shanti was the thief just because she was a poor maid servant. Instead, the judge remained impartial, and since the evidence showed that some young man and not Shanti was the thief, he set Shanti free. In Shanti case, justice was finally done to her because she was given a fair trial। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, शांति के केस में जो जज था उसने सिर्फ इस बेस पे नहीं कि शांति गरीब है और वो उसके घर में काम कर ही रही थी तो उसी ने चोरी की होगी। जज ने इस बेस पे नहीं कुछ सोचा। जज ने पूरी अच्छी तरह हर चीज़ को देखा सुना। ठीक है, सबको बराबर चांस दिया और तब जाके ये प्रूव किया गया कि कुछ यंग लोग थे जो चोरी कर रहे थे। शांति ने चोरी नहीं की है और उसे फ्री किया गया। ठीक है, यहाँ पे भी एक वर्ड आया इम्पार्शियल, मीन्स किसी के पक्ष को देखकर कोई भी चीज़ सुनी नहीं गई थी, मीन्स किसी ने पक्ष नहीं लिया था, हर चीज़ फेयर थी। ठीक है, और इसी की वजह से लास्ट में शांति फ्री हुई थी। ठीक है, The Constitution and the law both state that all of the persons that we have discussed in the chapter should carry out their role in a proper manner। हमारे संविधान के लॉ के मुताबिक, ठीक है, अभी तक जितने भी लोगों का हमने काम देखा, पहला कौन था, पहली थी पुलिस, सेकंड था पब्लिक प्रोसिक्यूटर, थर्ड था डिफेंस लॉयर और चौथा था जज। इन सब के खुद के काम थे और हर किसी ने खुद का काम सही तरीके से किया था। What this means in that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective to their class, caste, gender, religion and ideological background, get a fair trial when accused। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे हमारे लॉ में ये चीज़ बताई गई है कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे किसी भी क्लास का हो, कास्ट का हो, जेंडर का हो, किसी भी धर्म का हो, और वो किसी भी ऐसे समाज से हो जो सही ना हो, तब भी उसे फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए। मीन्स उसके साथ पक्षपात करना सही नहीं होगा, उसे फेयर ट्रायल का हक है। The rule of law which say that everyone is equal before the law would not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial by the constitution। जो हमारे लॉ में एक रूल है कि हर किसी के बराबर है, ये तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक हर किसी को फेयर ट्रायल नहीं मिल जाता। मीन्स अगर किसी को फेयर ट्रायल मिल नहीं रहा है तो ये कहना गलत है कि हमारे देश में हर कोई बराबर है। अगर हर कोई बराबर है तो हर किसी को फेयर ट्रायल मिलनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? चलो, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब इसकी कल हम कराएंगे एक्सरसाइज। जिसको समझ में नहीं आया जो, वो नीचे कमेंट करके बता दे। ठीक है, चलो, थैंक यू।